नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, हम लोगों ने अपने रिवीजन सेशन में ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है डिस्कस कर लिया है, बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्कीम है, स्कीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने अपने जो है सिलेबस को कम से कम एक बार जो है अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। मैं उम्मीद ये भी कर रही हूँ शायद 2 बार भी रिवाइज कर लिया होगा। देखिए, जितनी बार आप लोग रिविजन करेंगे अपने सिलेबस को, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ हमारी जो संस्था है यानी कि डिकोड एग्जाम, वो लगातार आप लोग के साथ बनी हुई है। आप लोग के लिए हर सब्जेक्ट का प्रॉपर जो है रिवीजन आपको करा रही है। प्रॉपर नए नए जो है पॉइंट यहाँ पे लाए जा रहे हैं, नए नए सब्जेक्ट्स के जो भी आपके इवन करंट अफेयर है रेगुलर जो है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर तरह से प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग को कहीं से भी कोई पॉइंट छूटे ना। बस आपकी जिम्मेदारी ये है कि अच्छे से घर में कंबल में पैक रहिए, ब्लैंकेट में पैक हो जाइए घर में, और बस और रेगुलर जो है सेशन को फॉलो करते रहिए, रिविजन करते रहिए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। स्कीम से रिलेटेड जो है पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेशन को शेयर कर दे दोस्तों। बात करते हैं, सबसे पहला हमारा जो एक पहल है यहाँ पे, इनिशिएटिव है दोस्तों, जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन भारत पहल। ठीक है, कस्तूरी कॉटन भारत पहल ये एक इनिशिएटिव है जिसकी शुरुआत की गई दोस्तों केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, न्याता वैश्विक बाजार में भारतीय कपास की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के सार के लिए ये एक पहल शुरू किया गया। ठीक है, कौन सा? कस्तूरी कॉटन भारत। ठीक है, इसके लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया गया। एक तरीके से जो भारतीय कपास है उसकी एक तरीके से वैश्विक मांग को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए इसे जो है दोस्तों इस कस्तूरी कॉटन भारत वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। ये जो वेबसाइट है दोस्तों, ये भारत, ठीक है, ये जो है कस्तूरी कॉटन भारत पहल पर जानकारी और अपडेट के लिए एक डिजिटल मंच क्या करेगी? प्रदान करेगी। यानी कि ये जो वेबसाइट है कस्तूरी कॉटन भारत वेबसाइट, ये हमारे जो कस्तूरी कॉटन भारत पहल है उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है, जो भी इस पहल से संबंधित अपडेट आ रहे हैं उनके प्रति क्या करेगी? ये एक आपको जानकारी उपलब्ध कराया करेगी। आइए इस पहल के बारे में बात कर लेते हैं। भाई, किस मंत्रालय के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया? तो ये कस्तूरी कॉटन भारत जो है दोस्तों पहल, ये कपड़ा मंत्रालय, भारतीय कपास निगम, व्यापार निकाय और उद्योगों की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, यानी कि इसमें कपड़ा मंत्रालय के साथ साथ भारतीय कपास निगम, इन लोग की ये संयुक्त पहल है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो जो भारतीय कपास है दोस्तों, उसको वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धित बनाना, इसमें शामिल सभी हितधारकों के लिए अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। तो एक तरीके से जो भारतीय कपास है उसमें जो है उसको वैश्विक स्तर पर, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर लेकर के जाना, ग्लोबल लेवल पर उसकी डिमांड बढ़ाना। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो इस क्षेत्र से संबंधित यानी कि कॉटन से रिलेटेड जितने भी हितधारक हैं उनको भी एक तरीके से लाभ पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य। और इसको जो है ये जो ब्रांड है, इसी के साथ साथ दोस्तों देखिए, हर साल हम मनाते हैं 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट करते हैं। और विश्व कपास दिवस 2023 यानी कि 7 अक्टूबर 2023 को जो विश्व कपास दिवस था, उस दिवस के अवसर पर जो वस्त्र मंत्रालय है उसने जो है कपास के लिए एक ब्रांड की घोषणा किया जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड। ये ब्रांड आपको नाम पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने दोस्तों क्या देखा? सबसे पहले कस्तूरी कॉटन भारत पहल को देखा। अगला यहाँ पे है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना यानी कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है। ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं दोस्तों, स्ट्रीट यानी कि जो सड़क किनारे जो वेंडर्स होते हैं, जो ठेले लगाते हैं, ठीक है, जो लोग एक तरीके से आप देखते होंगे ना स्ट्रीट वेंडर्स को, जो फल बेचते हैं, ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं इनके, ठीक है, इनके एक तरीके से उत्थान के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो अभी शुरू की गई थी और अभी हाल फिलहाल में एक डेटा जारी किया गया है, ठीक है, सरकार के द्वारा, कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लगभग जो है 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को योजना में शामिल करने का जो लक्ष्य था वो हासिल किया गया है। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, स्वनिधि योजना के बारे में। ये प्रश्न पूछा भी गया है, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये जो योजना है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, यानी कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि।
ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था दोस्तों? 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। तो ये देखा जाए बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं दोस्तों, उनको जो अपनी आजीविका उसको फिर से शुरू करने के लिए उनको किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। देखिए कोविड के दौरान, देखिए ये समय कौन सा है? जून 2020 है, यानी कि इस समय लॉकडाउन था। लॉकडाउन के दौरान जो है काफी ज्यादा इनका व्यवसाय प्रभावित हुआ था, इनका आय प्रभावित हुआ था, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं। तो एक तरीके से इनको सरकार के द्वारा किफायती ऋण प्रदान किया गया, जिससे कि ये अपनी आजीविका को पुनः जो है शुरू कर सके। ठीक है, और इसके लिए जो है सरकार ने इस प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को शुरू किया। कब शुरू किया? 1 जून 2020 को शुरू किया। उद्देश्य क्या था दोस्तों? बेसिकली तो 10,000 रुपए तक की कार्यशील यानी कि वर्किंग कैपिटल के रूप में ऋण उपलब्ध कराना। तो 10,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना, जिससे कि वो अपनी आजीविका को पुनः जो है शुरू कर सके। नियमित तौर पर जो है ऋण चुकाने वालों को अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देना, और जो नियमित तौर पर जो ऋण चुका देते थे, जो लोन लिए रहते थे उनको चुका देते थे, उनको और भी जो है आर्थिक प्रोत्साहन देना। डिजिटल लेन देन करने पर अधिक प्रोत्साहन प्रदान करना। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई थी 2020 में। हम वर्तमान में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सरकार ने इस योजना के तहत जो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को शामिल किया, उनको लाभ पहुंचाया, एम्पावर किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं दोस्तों सेतु बंधन योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेतु बंधन योजना। ये बेसिकली देखा जाए दोस्तों तो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, सेतु बंधन योजना। और ये योजना देखिए किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, ठीक है, केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष, ये ध्यान रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये CRIF जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी कोष के तहत, ठीक है, ये केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष के तहत जो है सेतु बंधन योजना जो है शुरू की गई। और इस बंधन योजना के तहत देखा जाए अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, 7 प्रमुख पुल परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। किससे दिया है दोस्तों? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिया है। ये जो योजना है दोस्तों सेतु बंधन योजना, सेतु से पता ही चल रहा होगा पुल, यानी कि एक तरीके से कनेक्टिविटी। ये योजना है दोस्तों, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और इस योजना का जो उद्देश्य है क्या है? ये तो राज्य की सड़कों पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो स्टेट है उनकी सड़कों पर रेल ओवर ब्रिज बनाना, ठीक है, रेल अंडर ब्रिज बनाना और अन्य पुलों के निर्माण को, ठीक है, सुविधाजनक बनाना। तो एक तरीके से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेतु बंधन योजना शुरू किया गया था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। किस कोष के तहत दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, तो केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष के तहत। ठीक है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई थी सन 2000 में किया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो केंद्रीय सड़क अधिनियम 2000 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये एक सेंट्रल रोड फंड है, ठीक है, तो एक तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से फंड की स्थापना किया गया था। आगे चल करके, ठीक है, इस अधिनियम में ये जो केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम है 2000, इसमें जो आगे चल करके 2018 में संशोधन किया गया था। और आगे चल करके देखिए प्रारंभ की बात करें दोस्तों, तो ये जो फंड है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये प्रारंभ में दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो इसका प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा सेतु बंधन, ठीक है, योजना किस चीज के लिए? तो कनेक्टिविटी के लिए। और एक अप्रूव किया गया है, ठीक है, ये जो हमारे रेल मिनिस्टर, ठीक है, ये जो आपका रोड मिनिस्टर है, इन्होंने जो है 7 ब्रिज अप्रूव किया है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, बनाने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए प्रोग्राम है जिसका नाम है सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है जो रिटेलर जो, ठीक है, यहाँ पे खुदरा विक्रेता है उनके, ठीक है, उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है। तो यहाँ पे जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है उसके तहत जो है कार्यरत, ठीक है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत ये कार्यरत है। और
इसी निगम ने दोस्तों ध्यान रखिएगा 15 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, ठीक है, कोका कोला इंडिया के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम को शुरू करने के लिए अक्टूबर 2023 को, ठीक है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किसके साथ समझौता किया है? तो कोका कोला इंडिया के साथ समझौता किया है। ये कार्यक्रम दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम, ये बेसिकली जो छोटे और सूक्ष्म, ठीक है, जो स्मॉल और मीडियम, ठीक है, जो खुदरा विक्रेता होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, उन विक्रेताओं की क्षमताओं को बढ़ाने, उन्हें लगातार विकसित हो रहे खुदरा परिदृश्य में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लेस करने के लिए, ठीक है, डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किस उद्देश्य से। और यह जो है सहयोगी पहल का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये बेसिकली राज्य ध्यान रखिएगा उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों में खुदरा क्षेत्र को मजबूत करना। तो ये बेसिकली ये जो सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम है, इसमें हम देख रहे हैं कि उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जो राज्य है, वहां पे खुदरा क्षेत्र है, जो रिटेलर है, ठीक है, वहां पे जो है उस क्षेत्र को मजबूत करना, इस क्षेत्र से लगे हुए जो लोग हैं, जो हितधारक है, उनको जो वर्तमान की जो टेक्नोलॉजी है, जो ज्ञान है, कौशल, उससे लेस करना, जिससे कि वो अपने इस क्षेत्र में क्या करे, आगे बढ़ सके। ठीक है, आइए अगला है दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा, पीएम प्रणाम योजना। ठीक है, ऐसी योजनाओं को ना दोस्तों फुल फॉर्म पूछ देता है, पीएम प्रणाम योजना। ठीक है, तो ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, इसने अप्रूवल दिया है दोस्तों। ये जो देखिए 28 जून 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और उस बैठक के दौरान पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दिया गया। पीएम प्रणाम योजना का देखिए फुल फॉर्म क्या है? धरती का पुनर्स्थापना, जागरूकता, सृजन, पोषण, सुधार के लिए पीएम प्रोग्राम, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जर्नी, ठीक है, जनरेशन, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है दोस्तों? तो ये एक तरीके से वैकल्पिक जो उर्वरक, जो हम उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, जी को फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, तो एक तरीके से ऐसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसका जो है वो सही से रह सके। ठीक है, उसमें ठीक है, तो उसका एक तरीके से वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा, जो उर्वरक है, ठीक है, उन फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ जो रासायनिक उर्वरक है, जो हमारे अर्थ को, जो हमारे पृथ्वी को हानि पहुंचाते हैं, उनके प्रयोग को कम करने के उद्देश्य से, ठीक है, राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ये पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, पीएम प्रणाम योजना जो है ये वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम किया जा सके, ठीक है, इसलिए इसको जो है शुरू किया गया है। तो पीएम प्रणाम योजना को ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही देखा जाए 3.61 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जो है यूरिया सब्सिडी जो योजना है, उसको दोस्तों मार्च 2025 तक जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है कैबिनेट कमेटी के द्वारा। तो यूरिया सब्सिडी योजना मार्च 2025 तक जारी रहेगी। और इस योजना का, ये जो पीएम प्रणाम योजना है दोस्तों, इसकी घोषणा की गई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जब वो बजट पेश कर रही थी 2023-24 का, तब उन्होंने पीएम प्रणाम यानी कि प्रोग्राम फॉर, ठीक है, रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन, ठीक है, न्यूरिशमेंट एंड, ठीक है, एमेलियोरेशन ऑन अर्थ मदर, ठीक है, मदर अर्थ, ये जो है इसकी घोषणा की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ये किस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया, आपसे पूछा जा सकता है कि पीएम प्रणाम योजना किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली है बात दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी अपने आप में, जो कि वर्तमान का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, एक तरीके से सामाजिक चुनौती है। उसी सामाजिक चुनौती से, ठीक है, उभरने के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है, एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है उम्मीद। ठीक है, उम्मीद देखिए, एक तरीके से आप देख रहे हैं छात्रों में लगातार सुसाइड, ठीक है, एक तरीके से आत्महत्या की दर जो है बढ़ रही है, सुसाइड रेट बढ़ रहा है। ठीक है, वो काफी ज्यादा अंडर, ठीक है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन की वजह से एक तरीके से वो अपना एक तरीके से जो इमोशंस है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो ऐसे जो है चुनौतियों से निपटने के लिए अपने आप में ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और ऐसे गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए, ठीक है, एक दिशा निर्देश जारी किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और उसका नाम क्या है दोस्तों? उम्मीद। तो यहाँ पे दोस्तों जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है दोस्तों, उसने छात्रों में, जो स्कूलों में जो छात्र आत्महत्या की दर जो बढ़ रही है, ऐसे गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए मौजूदा दिशा निर्देश जारी किया है, अनावरण किया। उसका नाम क्या है दोस्तों? उम्मीद। ध्यान रखिएगा, उम्मीद का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज,
ठीक है। एम्फेथाइज, एम्पावर एंड डेवलप, ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। उम्मीद किससे संबंधित है दोस्तों? तो सोसाइटल रेट को, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो स्कूली छात्र हैं, उनमें जो सोसाइटल रेट बढ़ रहा है उसको, ठीक है, मैनेज करने के लिए, उसको रोकने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने इस जो है दिशा निर्देश को जारी किया है। उम्मीद, ये जो दिशा निर्देश है दोस्तों, ये जो उम्मीद नामक दिशा निर्देश है, ये मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने वाले छात्रों के लिए, ठीक है, जागरूकता, संवेदनशीलता, समर्थन तंत्र को बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना प्रदान करेगा। तो वो बच्चे जो मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों, जो मानसिक, ठीक है, एक तरीके से स्थिति, एक तरीके से अमानसिक स्थिति में जो है गुजर रहे हैं, एक तरीके से वो इमोशनली डिसबैलेंस है, उनके लिए, ठीक है, उनको अवेयर करने के लिए, उनको ठीक है, उनको एक तरीके से जागरूक करने के लिए ये जो है पहल शुरू की गई है। ठीक है, तो ये उम्मीद ध्यान रखेगा। अगले की बात करें दोस्तों, तो ये है पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। स्टार्ट कर लीजिएगा, जनमन अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जनजातीय, ठीक है, जनजातीय आदिवासी, ठीक है, न्याय महाअभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 15 नवंबर को, ठीक है, बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमजोर आदिवासी समूह है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कमजोर जो आदिवासी जो समूह है उनके लिए, ठीक है, 24,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू किया और ये वंचित आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए, ठीक है, पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का शुभारंभ किया है। तो जो, ठीक है, जो कमजोर आदिवासी समुदाय है दोस्तों, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, उनके उत्थान के लिए, ठीक है, ऐसे उनको न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, बिरसा मुंडा जी की जयंती जो कि 15 नवंबर को मनाई जाती है, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का शुभारंभ किया। और इस योजना को, ये जो अभियान है, इसको किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों? पीएम जनमन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, इसकी जो घोषणा की गई थी दोस्तों, पहली बार जो इसकी घोषणा की गई थी वो बजट 2023-24 के दौरान की गई थी। ये जो प्रधानमंत्री जनमन जो योजना है, इसके तहत देखा जाए, सरकार जो है, जो आदिवासी समूह है, जो आदिम जनजाति है, उन तक पहुंचेगी। उनमें से अधिकांश जो अभी जंगल में जो रहते हैं, मतलब जो अधिकांश अभी बहुत ही रिमोट एरिया में रहते हैं, बहुत जंगल वाले क्षेत्र में रहते हैं, जो अभी अपने जो आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में भी नहीं है, ऐसे लोगों को, ठीक है, जो रिमोट एरिया में रह रहे हैं, उन तक पहुंच करके, ठीक है, उनका उत्थान करने का प्रयास करेगी। यह योजना देखा जाए जो, ठीक है, जो कमजोर आदिवासी समुदाय है, ठीक है, पीवीटीजी, ठीक है, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है जो 75, ठीक है, उनको जो है, उनके लिए 9 मंत्रालय के द्वारा जो है 11 क्षेत्र की डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करेगा। और 11 क्षेत्र कौन है? तो यहाँ पे जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की भिखरी, ठीक है, दूरस्थ और दुर्गम बस्तियों मुख को सड़क, ठीक है, उनको दूर संचार कनेक्टिविटी प्रदान किया जाएगा, उनको बिजली की सुविधा प्रदान किया जाएगा, उनको सुरक्षित आवास दिया जाएगा, स्वच्छ पेयजल की सुविधा और साथ ही साथ स्वच्छता की सुविधा उन तक प्रदान किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उन तक जो है बेहतर पहुंच प्रदान की जाएगी। अस्थायी आजीविका के अवसर, यानी कि उनको एक तरीके से रोजगार के भी अवसर जैसी सुविधाओं से उनको संतृप्त करने का प्रयास किया जाएगा इस जनमन योजना के तहत। यहाँ पे हम बात कर लेते थे जो पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, यानी कि कमजोर आदिवासी समुदाय, ये एक्चुअली होते क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पीवीटीजी जो जनजातीय समूह है, समुदाय के बीच में जो अधिक असुरक्षित समूह है और उनकी आमतौर पर देखा जाए एक अलग अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, उनका एक अपना भौगोलिक अलगाव होता है, ठीक है, और अन्य समुदायों के साथ उनका संपर्क ना के बराबर होता है, मीन वो अन्य समुदायों के साथ संपर्क नहीं रखते हैं। देखिए, ये जो देखा जाए पहली बार जो है इससे अलग श्रेणी में ये जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उनको जो एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता दिया गया था। किस आयोग के आधार पे? तो यहाँ पे 1961 में एक ढेबर कमेटी बनी थी दोस्तों। तो ढेबर कमेटी, ढेबर आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पे पीवीटीजी को एक अलग जो है श्रेणी के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था। तो ये ढेबर कमेटी ध्यान रखिएगा। 1975 तक देखा जाए दोस्तों कितने जो है पीवीटी थे, तो यहाँ पे वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप थे तो 52 थे, ठीक है। आगे चल करके 1993 में, ठीक है, 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 705 जो अनुसूचित जनजातियां थी, एसटी थी, उनमें से जो है 75 तक इनको विस्तारित ही हो गई। तो वर्तमान में 75 जो है ये देखा जाए तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है।
सबसे ज्यादा किस राज्य में है दोस्तों, तो ये उड़ीसा में, ठीक है। जो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो ये वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी आबादी सबसे ज्यादा उड़ीसा में लगभग 8.866 लाख है। इसके बाद मध्य प्रदेश में है, कितना है 6.09 लाख है, फिर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, तेलंगाना सहित। और सबसे बड़ा जो है यहाँ पे वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात करें तो उड़ीसा का 16 समुदाय है, जिनकी संख्या दोस्तों कितनी है, तो 5.35 लाख है। तो ये 16 समुदाय भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये उड़ीसा से संबंधित है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो है दोस्तों, ये जो जनमन है, पीएम जनमन योजना है, या फिर हम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशियो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं, जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हैं, ठीक है, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके उत्थान के लिए सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। अगली बात करें दोस्तों, यहाँ पे है श्रेष्ठ योजना। दोस्तों श्रेष्ठ योजना क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है, जो स्कूल छात्र हैं, छात्रों के लिए, ठीक है। तो भारत में जो स्कूली छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा श्रेष्ठ योजना शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, ये देखिए एक्चुअली हमें ये लगेगा कि श्रेष्ठ योजना है तो भाई एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ये शुरू किया गया होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो सोशल जस्टिस एंड, ठीक है, यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उनके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। यानी कि ये, ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है श्रेष्ठ योजना को शुरू किया गया है, जो स्कूली छात्र हैं उन छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। और ये ध्यान रखिएगा श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है, तो स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया, ठीक है, टारगेटेड एरिया। तो क्या ये सबको टारगेट करेगा? नहीं। यह कार्यक्रम देखा जाए दोस्तों, जो शेड्यूल कास्ट है, यानी कि यहाँ पे अनुसूचित जाति, उन छात्रों को जो है उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने, शिक्षा क्षेत्र में ऐसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास पहल की पहुंच का विस्तार करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। तो बेसिकली ये जो है श्रेष्ठ पहल, ये ऐसे समुदाय से संबंधित जो छात्र हैं उनके लिए इसको डिजाइन किया गया है। श्रेष्ठ योजना का मूल उद्देश्य क्या है, तो देश में जो सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, जो आवासीय विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना, ठीक है। तो एक तरीके से जो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट से संबंधित जो छात्र हैं उनकी जो है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को उठाने के लिए ये जो है श्रेष्ठ योजना शुरू किया गया है। और सीबीएसई से संबद्ध जो निजी स्कूल है उन स्कूलों के क्लास 9 से लेकर और 11th में जो प्रवेश प्रदान किया जाएगा, ठीक है, क्लास 9th और 11th में प्रवेश प्रदान किया जाएगा। और इनका प्रवेश, इनको चयन कैसे किया जाएगा, तो इन छात्रों का जो चयन किया जाएगा ये राष्ट्रीय जो परीक्षण, ठीक है, एजेंसी है, ठीक है, नेशनल टेस्ट एजेंसी है दोस्तों, ठीक है, इसके द्वारा एक परीक्षा आयोजित किया जाएगा जिसका नाम है, ठीक है, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर ट्रेस, ठीक है। इस परीक्षा के माध्यम से जो है इन बच्चों का चयन किया जाएगा। तो श्रेष्ठ योजना ध्यान रखिएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। बेसिकली जो एससी जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट है उनका इकोनॉमिकली, ठीक है, और एक तरीके से सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को उठाने के लिए 9th और 11th में जो है उनको एनरोल करने के उद्देश्य से इसे जो है शुरू किया गया है, ठीक है। अगली यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे लिए अगला है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, मिशन माहिर। दोस्तों मिशन माहिर जो कि ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये 7 जून 2023 को जो बिजली मंत्रालय है, ठीक है, बिजली मंत्रालय और साथ ही साथ बात करें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इससे संयुक्त रूप से, ठीक है। तो जो मिशन माहिर है दोस्तों वो 2 मंत्रालय, बिजली मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जो है संयुक्त रूप से जो बिजली क्षेत्र में जो नई प्रौद्योगिकी आती है उनकी शीघ्रता से पहचान करने के लिए उन्हें भारत के भीतर, ठीक है, और बाहर, ठीक है, तैनाती हेतु स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन, ठीक है, क्या मिशन माहिर यानी कि मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च को जो है शुरू किया गया। तो बिजली क्षेत्र में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको सीधा मतलब तुरंत उनकी पहचान कर लेना और उनको जो है उन टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर विकसित करना और ना सिर्फ भारत में उनको तैनात करना, भारत के बाहर भी उनको इंस्टॉल करने के उद्देश्य से मिशन माहिर शुरू किया गया है।
इसके तहत दोस्तों क्या किया जाएगा, वर्ष 2023 से 28 यानी कि 5 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए ये जो है मिशन माहिर चलेगा। ठीक है, और इस माहिर विचार, ठीक है, जो मिशन माहिर है विचार से उत्पाद तक, ठीक है, चलने वाला जो माहिर विचार से उत्पाद तक एक प्रौद्योगिकी जीवन चक्र दृष्टिकोण का क्या करेगा, पालन करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है एक तरीके से नेशनल मिशन और एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। देखिए ऐसी चीजें आ जाती हैं, माहिर लिख करके आ जाएगा भाई, पूछ देगा कि किस क्षेत्र के, ठीक है, उत्थान के लिए या किस क्षेत्र से संबंधित इस योजना को शुरू किया गया है, कि आप बताएं। अगला है दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, स्टार्ट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो गृह मंत्री हैं दोस्तों अमित शाह, उन्होंने 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश में जो चीनी सीमा है, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है दोस्तों, उससे लगा हुआ जो चीनी ठीक है, जो चीन का जो क्षेत्र है, वहां पे सटा एक गांव है दोस्तों जिसका नाम है किबुथी। ठीक है, तो किबुथू गांव से जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है लॉन्च किया। तो सबसे पहली बात तो आपसे यही पूछ देगा कि भाई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कहां से शुरू किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश के जो गांव है, ठीक है, किबुथी, जिसकी सीमा चीन से लगी हुई है, वहां से, ठीक है, लॉन्च किया गया। तो बेसिकली दोस्तों ये जो हमारे नॉर्थ के स्टेट है, यूटीज है, जिनकी सीमा इन अंतरराष्ट्रीय देशों से लगती है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जिनकी है, उनसे लगे जो गाँव है, उन गाँवों को, ठीक है, उन गाँवों का विकास करने के उद्देश्य से ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया गया है। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, जिसको जो है फाइनल 2022-23 से लेकर के 2025-26 के लिए जो है लॉन्च किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दोस्तों जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसकी बैठक हुई थी 15 फरवरी 2023 को, और उस बैठक के दौरान, ठीक है, वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए ये जो है केंद्र प्रायोजित योजना, ध्यान रखिएगा, केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, केंद्रीय योजना नहीं, केंद्र प्रायोजित की सेंट्रल स्पॉन्सर, ठीक है, स्पॉन्सर स्कीम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, उसको जो है मंजूरी प्रदान किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो 4 राज्य और साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के जो 19 जिलों में, ठीक है, 46 जो सीमावर्ती ब्लॉक हैं, उनमें जो देखा जाए दोस्तों 2967 गांव है, उनका विकास करना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये 4 राज्य कौन से है दोस्तों, तो एक अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, और एक यूटीज कौन है दोस्तों, तो लद्दाख। ठीक है, तो इनसे जो संबंधित जो गाँव है, इन गाँव का विकास करने के उद्देश्य से इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। उत्तरी सीमा पर जो स्थित ब्लॉकों के गांव का व्यापक विकास इस प्रकार चिन्हित सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार, इससे लोगों की सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों में रहने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसी उद्देश्य से लॉन्च किया गया, ये आप समझ रहे होंगे। अगला दोस्तों है पीएम, ठीक है, किसान सम्मान निधि योजना। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए दोस्तों एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट लॉन्च किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री दोस्तों, उन्होंने जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है किसान ई मित्र। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, किसान ई मित्र इसका नाम है। ठीक है, जो एआई चैटबॉट है, और ये केंद्र सरकार की एक प्रमुख फ्लैगशिप योजना के तहत जो है एकीकृत अपनी तरह का ये पहला, ठीक है, लॉन्च है। एआई चैटबॉट लॉन्च से क्या होगा, तो पीएम, ये जो प्रधानमंत्री किसान योजना है, इसकी दक्षता जो है बढ़ेगी, इसकी पहुंच बढ़ेगी, किसानों को इससे संबंधित जितना भी जो प्रश्न होगा, जो कुछ भी उनको जानना होगा, उससे संबंधित उनको तुरंत जो है आंसर मिल जाएगा, उसका त्वरित जो है प्रश्नों का त्वरित उत्तर और स्पष्ट और सटीक उत्तर प्रदान किया जाएगा चैटबॉट के माध्यम से। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ चैटबॉट आपको पता होगा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया। आइए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों ये जो भूमि धारक किसान है, ठीक है, जो देश के भूमि धारक किसान है, उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 24 फरवरी, ठीक है, 2019 को उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है दोस्तों, वहां से जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, आजकल ये भी पूछा जाता है कि कहां से योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, ये देखिए, इसके तहत हम बताते हैं। देखिए सरकार जो है इसके तहत क्या करती है, डीबीटी के माध्यम, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 6,000 रुपए का, ठीक है,
आर्थिक लाभ पहुंचाती है, वित्तीय लाभ पहुंचाती है। और ये जो आर्थिक लाभ होगा दोस्तों वो 3 इंस्टॉलमेंट में होगा, ठीक है, ये 3 इंस्टॉलमेंट में होगा। और ये जो 3 इंस्टॉलमेंट होगा वो क्या 4-4 महीने के गैप पे होगा, ठीक है। तो यानी कि 1 साल के अंदर जो है, जो हर साल देखा जाए तो, ठीक है, 4-4 महीने के अंतराल पे सरकार जो है 3 समान किस्तों, यानी कि जो 3 जो है इंस्टॉलमेंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड में जितने भी देश भर के किसान परिवार हैं उनके खाते में क्या करेगी, 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान करेगी। यानी कि 2,000 एक बार, फिर 2,000 एक बार, फिर 2,000 एक बार, 4-4 महीने के अंतराल पे। प्रारंभ में जब दोस्तों ये योजना शुरू की गई थी तो इससे जो लाभार्थी थे वो कौन से किसान थे, तो जो 2 हेक्टेयर तक की जिनके पास भूमि थी, छोटे और सीमांत किसान, उनको जो सिर्फ इसका लाभ मिलता था। लेकिन आगे चल करके बाद में जो सभी भूमि धारक किसान है उन सभी भूमि धारक किसान को इस योजना के तहत कवर कर लिया गया। वर्तमान में इस योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ध्यान रखिएगा, 24 फरवरी 2019, कहां से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से, ठीक है। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार किया गया है, एक्सटेंशन किया गया है। तो ये योजना भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, सितंबर 2023 की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल थी उसने एक निर्णय लिया कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है दोस्तों, इसके जो है टाइम पीरियड को बढ़ा दिया जाए, इसका विस्तार कर दिया जाए। अब इसका वित्तीय वर्ष कितना रहेगा दोस्तों, तो 2023-24 से लेकर के 2025-26 तक, अब ये 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो एक्सटेंशन हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का वो कितने वर्षों के लिए हुआ है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा वो क्या हुआ है, 3 वर्षों के लिए किया गया है। तो अगले 3 वर्षों तक जो है 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जो है रिलीज किए जाएंगे अगले 3 वर्षों में। तो इसका लक्ष्य क्या है, जो पात्र परिवार होंगे, ठीक है, इसके तहत जो लक्षित परिवार होंगे उनको स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक जो है पहुंच को बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में, ठीक है, अतिरिक्त जो है 75 लाख एलपीजी कनेक्शन क्या किया जाएगा, जो है प्रदान किया जाएगा। देखिए, एक उज्ज्वला योजना है, एक उज्ज्वल योजना है, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है। इस योजना की एक बात करें दोस्तों, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1 मई 2016 को किया गया था। ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से किया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा किया गया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ध्यान रखिएगा, देखिए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू किया गया था। बेसिकली ये जो योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन जो है प्रदान करना है, ठीक है। इस योजना को, ठीक है, किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, कौन सी सरकारी जो है, तो ये प्रशासित किया जा रहा है किस मंत्रालय के द्वारा, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा जो है इस योजना को प्रशासित, ठीक है, किया जा रहा है। और ये एक सरकारी योजना है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का समय जो है बढ़ा दिया गया 2023-24 से 2025-26 तक, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला बात करते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में और साथ ही साथ विश्वकर्मा जयंती के अवसर पे, ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत किया था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत दोस्तों कब किया गया था, तो 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। तो ये है क्या दोस्तों, तो विश्वकर्मा, तो ये योजना देखा जाए जो ठीक है, जो लोहार है, सोनार, मिट्टी के बर्तन, जो कुम्हार होते हैं, जो बढ़ईगिरी, जो मूर्ति कला जैसे जो विभिन्न व्यवसाय में जो लगे, जो पारंपरिक कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, उनके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। क्या होगा दोस्तों, इससे लाभ क्या होगा, तो इससे क्या होगा, जिसमें कि इनके सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उनके औपचारिक, ठीक है, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने पर ध्यान जो है दिया गया है। इसे केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जो पूरी तरीके से भारत सरकार के द्वारा क्या होगा, वित्त पोषित होगी, यानी कि केंद्रीय योजना होगी, ठीक है, ये केंद्रीय योजना होगी। इस योजना के लिए, ठीक है, नोडल मंत्रालय कौन सा है दोस्तों, तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। और ये योजना दोस्तों सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग,
वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से क्या होगा, क्रियान्वित किया जाएगा। तो इन विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। और नोडल मंत्रालय कौन होगा दोस्तों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इस योजना में दोस्तों जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के 18 पारंपरिक व्यापार शामिल होंगे। और ये 18 पारंपरिक व्यापार कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि कारपेंटर है, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा, ठीक है, टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें तो इस योजना ने अपना 3 वर्ष पूरा कर लिया है, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को दोस्तों जो मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के द्वारा जो है वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, नाम से पता चल रहा है कि मत्स्य जो क्षेत्र है, मत्स्य पालन क्षेत्र को विकास करना, ठीक है। तो एक तरीके से मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और उत्तरदायित्व पूर्ण विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना। आप यहाँ पे देख रहे हैं उत्पादन और जो है उत्पादकता में वृद्धि करना, यानी कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में मत्स्य प्रबंधन और ठीक है नियामक ढांचा, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन। एक तरीके से जो इस क्षेत्र से लगे हुए जो किसान है, मत्स्य पालन से संबंधित जो लोग हैं, उनकी आय को दुगना करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू किया गया था, जिसने अपने 3 वर्षों को पूरा किया। कार्यकाल को 2020 में शुरू हुआ था और इसकी वजह से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है दोस्तों, ये सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। और इसकी अवधि क्या है दोस्तों, 5 वर्षों तक की थी, 2020-21 से 2024-25 तक। लक्ष्य क्या है दोस्तों, तो 2024-25 तक जो मछली उत्पादन है दोस्तों, उसको बढ़ा करके कितना मिलियन मैट्रिक टन करना, तो 22 मिलियन मैट्रिक टन करना। ये स्टार कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। और यहाँ पे कृषि शकल जो मूल्य वर्धित है, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, उसमें देखा जाए दोस्तों तो मत्स्य पालन क्षेत्र में जीवीए का योगदान कितना प्रतिशत तक बढ़ाना, तो यहाँ पे जो है 9% तक बढ़ाना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली जो टारगेट देख लीजिएगा कि मछली उत्पादन को बढ़ा करके 2024-25 तक कितना करना, तो 22 मिलियन मैट्रिक टन करना, ठीक है। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे एल्डर जो सिटीजन है उनके लिए, ठीक है, उनको असिस्ट करने के लिए वयोश्री योजना की शुरुआत की गई है। तो देखिए पहले तो इसका देखते हैं, ये चूंकि बहुत पहले शुरुआत किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान की क्या पृष्ठभूमि है, तो पूरे भारत में जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये जो एक पहल है, इस पहल के तहत भारत सरकार के जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक साथ जो है 72, ठीक है, 72 स्थानों पर सामाजिक आधिकारिक, ठीक है, अधिकारिता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का बेसिकली उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जो 12,000 से अधिक विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता और सहायता उपकरण जो है वितरित करना। आपके उपकरण देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है जितने भी विकलांग लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको इस शिविर के माध्यम से, ठीक है, ये जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो 72 स्थानों पर सामाजिक अधिकारिता शिविर जो है आयोजन किया गया। इस शिविर के आयोजन के तहत जो ये योजना है, राष्ट्रीय वयोवृद्ध योजना के तहत जो लाभार्थी 12,000 से अधिक, उनको, ठीक है, ये उपकरण वितरित करना। अब इस कारण से राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है दोस्तों चर्चा में आ गई। तो आइए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों जो बीपीएल श्रेणी से संबंधित जो वरिष्ठ लोग हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। बेसिकली दोस्तों ये केंद्रीय योजना है और ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा क्या है दोस्तों, वित्त पोषित है। इस योजना का क्रियान्वयन का व्यय दोस्तों, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से वहन किया जाएगा, ठीक है, किया जाता है। अगली बात करते हैं दोस्तों आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अच्छा भाई चर्चा में क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। दोस्तों केंद्र सरकार ने यहाँ पे जो मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र था, उनका नाम बदल दिया है। अब उनका नाम क्या होगा दोस्तों? आयुष्मान आरोग्य क्षेत्रीय मंदिर, ठीक है। तो ये जो है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र था, उनका नाम क्या रहेगा?
आयुष्मान आरोग्य केंद्र मंदिर। और इसका टैगलाइन भी बदल दी गई। टैगलाइन क्या रहेगा दोस्तों? आरोग्य में परम धनम। ठीक है, तो ये जो है इसकी टैगलाइन होगी। इसका जो रिब्रांडिंग, ठीक है, जो रिब्रांडिंग किया गया यानी कि जो इसका नया नाम किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो आयुष्मान भारत है उसके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवा दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, ये इसका बेसिकली उद्देश्य था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते 14 अप्रैल 2018 को। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए 14 अप्रैल को हम किसकी जयंती मनाते हैं। ठीक है, 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के, ठीक है, झांगला में पहला आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण की शुरुआत की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पहला आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र की शुरुआत कहां से की गई थी? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के झांगला से। कब किया गया था? 14 अप्रैल 2018 को। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी साल, ठीक है, 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की भी शुरुआत की थी। ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 23 सितंबर 2018 को। कहां से किया गया था? झारखंड के रांची से। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इस योजना के तहत जो कम आय वाले लोग हैं उनको मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। और प्रधानमंत्री, ठीक है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य जो योजना है इसको पहले, ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाना जाएगा किसे दोस्तों? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को। अब बात करते हैं दोस्तों आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि। ठीक है, तो यहाँ पे अग्नि पहल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है सेना में भर्ती वाला नहीं है, अग्नि है यहाँ पे। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म देखिए क्या है? आयुर्वेद ज्ञान निपुण इनिशिएटिव। तो ये आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दोस्तों 22 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयुर्वेद के क्षेत्र में जो प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए जो है दोस्तों आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल यानी कि आयुर्वेद ज्ञान निपुण इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो वैज्ञानिक सत्यापन, साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के माध्यम से व्यवहारिक आयुर्वेद प्रथाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये बेसिकली इसका उद्देश्य था। ठीक है, यह पहल दोस्तों आयुर्वेद चिकित्सकों को विभिन्न रोग स्थितियों में अपनी नवीन प्रथाओं और अनुभवों को रिपोर्ट करने के लिए मंच प्रदान करेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान भाई योजना यानी कि भंडारण प्रोत्साहन योजना। तो प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएम किसान भाई योजना क्या है? तो एक तरीके से ये भंडारण प्रोत्साहन योजना है। ठीक है, तो जो एक तरीके से ट्रेडर्स की जो मोनोपोली है, ठीक है, जो एकाधिकार है, उसको समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान भाई योजना की शुरुआत किया है। और इस योजना का बेसिकली उद्देश्य क्या है? जो किसान है, किसान को फसल कटाई के बाद कम से कम 3 महीने तक अपनी उपज रखने के लिए प्रोत्साहित करना, एक तरीके से उनको स्थान प्रदान किया जाएगा। देखिए किसानों के पास क्या होता है? स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली जब वो उत्पादन करते हैं फसल का, तो वो क्या करते हैं कि औने पौने दाम में भी बेच देते हैं, जिससे कि वो फसल, ठीक है, क्योंकि उनके पास रखने की सुविधा नहीं होती और जब रख नहीं सकते तो वो फसल खराब हो जाती है, तो औने पौने दाम में बेच देते हैं। तो सरकार क्या करेगी? उनको एक तरीके से भंडार करने के लिए स्थान प्रोवाइड करेगी, जिससे कि वो अपना जो है अनाज को रख सकेंगे। ठीक है, और जैसा जब उसका दाम बढ़ेगा तो उस समय क्या करेंगे? उसको बेच सकेंगे। तो एक तरीके से जिनसे उन्हें यह तय करने की स्वायत्तता मिलती है कि उन्हें अपनी फसल कब और कहाँ बेचनी है। ठीक है, तो एक तरीके से केंद्र सरकार ने जो छोटे और सीमांत किसानों को, जिनके पास अपनी उपज को गोदामों में रखने और बेहतर कीमतों पर प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनाई गई है, जिससे जो है प्रधानमंत्री किसान भाई भंडार प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस योजना का बेसिकली उद्देश्य क्या है। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। देखिए ये कोविड के दौरान जो है, कोरोना जब था और लॉकडाउन था, उस दौरान ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी और इसको जो है 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। तो केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भाई 1 जनवरी 2024 से 5 वर्षों के लिए यानी कि दिसंबर 2028 तक, ठीक है,
तक जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को क्या किया जाएगा भाई, मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लगभग जो है 81 करोड़ गरीब परिवारों को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति की नहीं, प्रति व्यक्ति नहीं, गरीब परिवार जो है उनको 5 किलोग्राम अनाज जिसमें गेहूं और चावल जो होगा वो प्रतिमाह जो है निःशुल्क वितरित किया जाएगा। कब तक दोस्तों, दिसंबर 2028 तक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जो पहली बार शुरुआत की गई थी दोस्तों अप्रैल 2020 में किया गया था, क्योंकि आपको पता है मार्च में, ठीक है, लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। उसके बाद जो है ऐसे जो है जो गरीब लोग थे जिनके सामने अनाज की चुनौती उत्पन्न हो रही थी, उनको जो है उनके लिए ये जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी अप्रैल 2020 में। इसका जो नोडल एजेंसी है, ठीक है, इस योजना का तो वित्त मंत्रालय जो है इसके नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अगला है दोस्तों विकसित भारत @2047 पहल, ठीक है, @2047 पहल, ठीक है, विकसित भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज यानी कि वॉइस ऑफ यूथ पहल का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो भारत के युवाओं को विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण में अपना योगदान देने के लिए एक मंच प्रदान करना, बेसिकली ये इसका उद्देश्य है। विकसित भारत के तहत, ठीक है, विकसित भारत संकल्प यात्रा पहल भी शुरू की गई है। और इस विकसित यात्रा, ठीक है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है, तो प्रमुख जो सरकारी योजना है उनके बारे में क्या करना, लोगों को जागरूक करना है। विकसित भारत @2047 का मुख्य दृष्टिकोण क्या है, भारत को उसकी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के अवसर पर 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में बदलना है, ठीक है, ये बेसिकली इसका उद्देश्य, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले स्कीम की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीडियो को थोड़ा शेयर भी करते रहिए। और हमारा अगला स्कीम है मासी, ठीक है, मासी स्कीम है। मासी जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग ऐप फॉर, ठीक है, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सिमलेस इंस्पेक्शंस, ठीक है, ये मासी का फुल फॉर्म है, ठीक है, इंस्पेक्शंस, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए मासी जो पोर्टल है, ये जो शुरू किया गया है, ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो है देश भर में जो बाल देखभाल संस्थाएं हैं और उनकी जो निरीक्षण तंत्र है उनकी निगरानी करने के लिए एक एप्लीकेशन शुरू किया है जिसका नाम है मासी निगरानी ऐप, ठीक है, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सिमलेस इंस्पेक्शंस, ठीक है। तो जितने भी ये जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है, जो इंस्पेक्शंस मैकेनिज्म है, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए इस ऐप को शुरू किया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। इस ऐप का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 है जिसको 2021 में, ठीक है, संशोधित किया गया था, उसके तहत जो है प्रदान किए गए, ठीक है, जो आपका बाल देखभाल संस्था है उनके निरीक्षण के तंत्र को क्या करना दोस्तों, विकसित करना, उनको कुशल बनाना है। यहाँ पे बाल विकास कल्याण समिति, बाल कल्याण समिति के बारे में बात कर लेते दोस्तों। बाल कल्याण समिति है, इसको जो है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया था। ये एक स्वतंत्र संस्था है और ये जो किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक बाल कल्याण समिति स्थापित करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए नोट्स जो आपको लगता होगा वन लाइनर नहीं है दोस्तों, क्या किया जा सकता है, देखिए वन लाइनर सर आपको बता रहे हैं, मैं भी लास्ट में आपको वन लाइनर बताती हूँ। मेरा बेसिकली उद्देश्य थोड़ा सा और इन डेप्थ जाकर के बताना, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स था दोस्तों, इसको सेटअप किया गया था मार्च 2000, ठीक है, 7 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जो दोस्तों ये जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। इसको मार्च 2007 में जो है स्टैब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था, किस कमीशन के तहत, तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है, तो द मिनिस्ट्री ऑफ वर्क वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट जो सेटअप किया गया था, ये 2007 में किया गया था। और किस कमीशन, तो ये जो है चाइल्ड राइट एक्ट आया था दोस्तों 2005 में, उसके तहत, ठीक है।
यहाँ पे जो है प्रत्येक जो है यहाँ पे जो बाल कल्याण समिति है, जो कमेटी है, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उसमें देखिए एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, जिनमें से कम जो है एक महिला और बच्चों से संबंधित मामलों का एक विशेषज्ञ शामिल होना आवश्यक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाल कल्याण समिति जो है किशोर न्याय अधिनियम या नियमों में परिभाषित कार्यों और भूमिकाओं का पालन करती है। अगला है दोस्तों यहाँ पे सुस्वागतम पोर्टल, ध्यान रखिएगा। सुस्वागतम पोर्टल दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया है सुस्वागतम पोर्टल का, और ये ई पास प्राप्त करने की अनुमति देता है, ठीक है। ई पास यानी कि देखिए यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है एक तरीके से जो सुनवाई की जाती है उसमें भाग लेने के लिए जो अधिवक्ता के साथ बैठक सहित कई उद्देश्यों में, ठीक है, एक तरीके से भाग लेने के लिए एक तरीके से ये ऑनलाइन पास उपलब्ध कराता है ये सुस्वागतम पोर्टल, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल देखिए एक वेब आधारित और मोबाइल अनुकूल एप्लीकेशन है जो अदालत की सुनवाई में भाग लेने, अधिवक्ताओं के साथ बैठक सहित कई उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और ई पास जारी करने की सुविधा क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ई केयर पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई केयर यानी कि यहां से आप समझ सकते हैं ई क्लियरेंस फॉर, ठीक है, आफ्टर लाइफ रिमेन्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ई केयर है, ये ध्यान रखिएगा, ई केयर यानी कि ई क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ, ठीक है, रिमेन। यहाँ पे देखिए जो विदेश में रहने वाले जो भारतीय नागरिक होते हैं, कभी जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी बॉडी को लाने के लिए ये ई केयर पोर्टल शुरू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने विदेश से, ठीक है, मृत भारतीय नागरिकों के स्वदेश वापसी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, ठीक है, ई केयर यानी कि मृत्यु के बाद अवशेषों के लिए ई क्लियरेंस पोर्टल शुरू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार कर लीजिएगा। यह हवाई अड्डे स्वास्थ्य संगठन के, ठीक है, नोडल अधिकारियों को पोर्टल की 24/7 निगरानी करने, त्वरित जांच और फास्ट ट्रैक अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए जो है इसे नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। आवेदकों को 4 आवश्यक दस्तावेज स्कैन कराने के लिए ठीक है प्रतियां जमा करने की आवश्यकता होगी। 4 दस्तावेज क्या होंगे, एक तो मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, शौर्य लेप प्रमाण पत्र होना चाहिए, भारतीय दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास से एनओसी मिलनी चाहिए, और मृत व्यक्तियों को का रद्द किया गया, ठीक है, पासपोर्ट भी होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों लखपति दीदी योजना। तो लखपति नाम से पता चल रहा है महिलाओं को लखपति बनाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई। तो सरकार का लक्ष्य क्या है, गाँव में, ठीक है, 2 करोड़, ठीक है, ध्यान रखिएगा कितनी महिलाओं को, तो गांव में, ठीक है, 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना। यह योजना गरीब उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण के व्यापक मिशन के अनुरूप है। इस योजना की घोषणा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान किया गया था। और इस योजना का जो है इस पहल के तहत सरकार का लक्ष्य क्या है, 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना। ध्यान रखिएगा 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो महिलाएं, उनको प्रशिक्षण देना, ताकि वे परिवार, ठीक है, ताकि वे प्रति परिवार कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष अस्थायी आय अर्जित कर सके। तो प्रति वर्ष 1 लाख जो है अस्थायी आय अर्जित कर सके, और इसके तहत 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षण जो है स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है एक तरीके का है, ये स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 2 करोड़ महिलाओं को, जिससे कि वो लगभग हर साल जो है वो 1 लाख रुपए अर्जित कर सके। तो लखपति दीदी स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मेरी गांव मेरी धरोहर पहल, ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर पहल है। ये भारत सरकार के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है 27 जुलाई 2023 को मेरा गांव मेरी धरोहर पहल का उद्घाटन किया गया था। ध्यान रखिएगा इस पहल को जो शुरू किया गया है दोस्तों वो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, शुरू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पहल का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, मेरा गांव मेरी धरोहर का, तो ये संस्कृत मंत्रालय के द्वारा जो है किया जाएगा। और इसका लक्ष्य क्या है, देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग जो 6.5 लाख गांव है उनका सांस्कृतिक मानचित्रण करना इसका उद्देश्य है, मेरा गांव मेरी धरोहर का, ठीक है। इस कार्यान्वयन में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ठीक है, लोगों को भारत के गांवों से जोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा गांव मेरी धरोहर के माध्यम से लोगों को भारत की विविध और जीवंत सांस्कृतिक विरासत में से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पे दोस्तों योजना है जो कि क्या है, यहाँ पे सागर समृद्धि योजना। दोस्तों सागर समृद्धि योजना जो शुरू की गई है वो बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है सागर समृद्धि योजना लॉन्च किया गया है।
यह एक ऑनलाइन ड्रेजिंग, ठीक है, निगरानी प्रणाली है। इसका उद्देश्य क्या है? जो बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय, उनमें अवशिष्ट धन पहल में तेजी लाना, यानी कि जो वेस्ट है उसको वेल्थ में कन्वर्ट करना। और ड्रेजिंग क्या होता है दोस्तों? जो झीलें होती, जो नदियां, जो बंदरगाह होते हैं या फिर कोई अन्य जो जल निकाय होते हैं, उनके जो तलछट में जो मलबे होते हैं उनको हटाना, यानी कि जो ड्रेजिंग करना, ड्रेजिंग निगरानी होगा। जो मलबा होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा, उसको क्या करना? उसको एक तरीके से वेल्थ में कन्वर्ट करना, प्रोडक्टिव मटेरियल में, ठीक है, कन्वर्ट करना। ये इसका बेसिकली उद्देश्य है, सागर समृद्धि योजना। अगला दोस्तों मिशन शक्ति योजना। मिशन शक्ति योजना दोस्तों भारत सरकार ने देखा जब 15वें वित्त आयोग, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, जल्दी से आंसर करिए। जो 15वें वित्त आयोग की जो अवधि है दोस्तों 2021-22 से 2025-26, उसके दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना के रूप में एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, जिसका नाम है मिशन शक्ति, उसको लॉन्च किया है। योजना का उद्देश्य आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ताकि वे हिंसा और खतरों से मुक्त माहौल में अपने मन और शरीर पर स्वतंत्र जो है निर्णय ले सकें। अच्छा, मिशन शक्ति के तहत 2 उपयोजनाएं, कौन कौन सी 2 उपयोजनाएं? एक संबल है, एक सामर्थ्य है। संबल क्या है दोस्तों? ये जो संबल उपयोजना है ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, और ये जो समर्थ उपयोजना है ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई मिशन शक्ति योजना के तहत 2 उपयोजनाएं कौन सी है? तो एक संबल है, एक सामर्थ्य है। तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। बात करेंगे दोस्तों आज के किसके बारे में? फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ द डे देखते हैं दोस्तों। हमारा सबसे पहला फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए जल्दी से वीडियो को शेयर करते रहिए। यहाँ पे हमारा पहला फैक्ट है दोस्तों, पोलैंड के ईगा स्विटेक ने पहली बार जीता, ठीक है, यहाँ पे WTA ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2023। तो ये ध्यान रखिएगा, पोलैंड की ये ईगा स्विटेक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने पहली बार जो है WTA, ठीक है, WTA वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, ठीक है, पोलैंड की है। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया गया है, जिसका नाम क्या है? रेस्पर AI के द्वारा, ठीक है, रेस्पर AI के द्वारा विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मुंबई में है, वहां फंसे हुए विमानों की मदद के लिए, ठीक है, डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला, ठीक है, ये एशिया का पहला, ठीक है, हवाई अड्डा बन गया है, ठीक है। तो डिसेबल एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है दोस्तों? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के जिस नृत्य को शामिल किया है, क्या नाम है? गरबा। अगला दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय बना कहाँ? ह्यूस्टन, अमेरिका में। मेघालय का, ठीक है, मेघालय की यहाँ पे देखिए GI टैग मिला है, मेघालय का लागाडोंग हल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिएगा। गारो डांग मांग, ठीक है, ये पारंपरिक पोशाक है, ये भी ध्यान रखिएगा। गारो, ठीक है, वहां पे गारो खासी जयंतियां है ना, तो वहां से गारो, ठीक है, डाक मांडा, ठीक है, लारनाई मिट्टी के बर्तन, ठीक है, गारो चुबुची यानी कि एक मादक पेय है, इसको जो है GI टैग प्रदान किया गया, स्टार कर लीजिएगा, यहां से हो सकता है GI टैग पूछ दे। इजिप्ट यानी कि मिस्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इजिप्ट से यानी कि मिस्र, ठीक है, मिस्र के साथ मिलकर मिस्र से 2 सैटेलाइट लॉन्च किया भाई, किसने? चीन ने। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, भारतीय साइंटिस्ट बनी, क्या नाम है? अक्षता कृष्णमूर्ति, ठीक है। तालिबान को राजनयिक मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बना है दोस्तों, कौन? चीन। पहला एशियाई रेंजर फोरम आयोजित किया गया कहाँ पे? गुवाहाटी, गुवाहाटी यानी कि असम। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत में, ठीक है, भारत में आयोजित की गई। पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियंस 2023 का आयोजन, ठीक है दोस्तों, भारत, बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु के जो कोरामंगला इंडोर स्टेडियम है वहां पे आयोजित किया गया। और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट ये पहली बार जो है भारत में आयोजित किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूछा जा सकता है कि पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु के कौन से स्टेडियम में? कोरामंगला इंडोर स्टेडियम में। 2 नए परमाणु संचालित पनडुब्बी, ठीक है, क्रास्नोयाक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्रास्नोयास्क और सम्राट अलेक्जेंडर तृतीय, इसका अनावरण किसने किया भाई? रूस ने किया है।
ठीक है, बैक टू द फ्यूचर। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता COP 29 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा दोस्तों? यहाँ पे अजरबैजान में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे COP 28 का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई में हुआ। COP 27 का कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ। ठीक है, यूएई में हुआ। COP 27 का कहाँ हुआ दोस्तों? मिस्र में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इजिप्ट में हुआ। और COP 29 का 2024 में अजरबैजान में होगा। स्टार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2023 में विश्व के अग्रणी अफीम स्रोता के रूप में, ठीक है, म्यांमार जो कि अफगानिस्तान से आगे निकल गए। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अफीम अग्रणी स्रोत के रूप में कौन सा रहा है भाई? अग्रणी अफीम स्रोत वो म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए। नेक्स्ट है दीपावली अवार्ड। ठीक है, दीपावली अवार्ड की बात करें दोस्तों तो यूएन के जो पूर्व महासचिव थे दोस्तों बान की मून और 3 राजनयिकों को दीपावली पावर ऑफ द वन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान दोस्तों शांतिपूर्ण और सुरक्षित विश्व की खातिर काम करने के लिए हर साल जो है दीपावली अवार्ड दिया जाता है। एआई तकनीकी और प्रशिक्षित उच्चतम न्यायालय विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर सुवास लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। भारत में जीवन की गुणवत्ता के मामले में, ठीक है, पुणे जो है हैदराबाद के बाद दूसरे स्थान पे, यानी कि जीवन की गुणवत्ता के मामले में देखिए हैदराबाद पहले स्थान में। ये भारत में। विश्व की बात करें तो वियना है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में खेल के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया भाई किसने? विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग देखभाल में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए 2023 रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया एक प्लास्टिक सर्जन है दोस्तों, जिनका नाम है अतुल शाह। ठीक है, डॉक्टर अतुल शाह, इनको जो है रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है कुष्ठ रोग देखभाल में इन्होंने जो योगदान दिया है। अमृत प्रौद्योगिकी तकनीकी की बात करें दोस्तों, ये जो तकनीकी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास के द्वारा जो इसको विकसित किया गया है। अमृत प्रौद्योगिकी तकनीक है क्या दोस्तों? तो ये पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को, ये जो धातु आयन है उनको हटाएगा। पानी की गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए इसको जो है डिजाइन किया गया है अमृत प्रौद्योगिकी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अफगान एनजीओ जिसका नाम है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा AWSDC, इसको जो फिनलैंड के द्वारा अंतरराष्ट्रीय लिंग समानता सम्मान जो है प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन स्टाम्प मेकर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन स्टाम्प मेकर सेकंड, ठीक है, तो इंटरपोल के जो है ऑपरेशन स्टाम्प मेकर्स द्वितीय ने एक बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर किया है जहां मानव तस्करी पीड़ितों को साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये जो मानव तस्करी पीड़ित है उनको साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इनको इस चुंगल से बचाने के लिए इंटरपोल ने एक ऑपरेशन स्टाम्प मेकर शुरू किया है। ठीक है, इसके तहत बहुत से लोगों को बचाया भी गया, गिरफ्तार भी किया गया है। ठीक है, जो भारतीय प्रवर्तन एजेंसी को शामिल करते हुए इस ऑपरेशन में मानव तस्करी, पासपोर्ट जालसाजी, भ्रष्टाचार, दूरसंचार धोखाधड़ी, यौन शोषण सहित विभिन्न आरोपों में विभिन्न देशों के लगभग 281 व्यक्तियों को क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। ठीक है, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना, ये ध्यान रखिएगा, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना। इस योजना को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो है शुरू किया है। इसमें भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना को शुरू किया, इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। ठीक है, किसके द्वारा? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू किया है। राष्ट्रीय वन पर्यावरण योजना क्या है? देश में स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान करता है। ये जो इसका लक्ष्य है दोस्तों इस योजना का, ये भारत में काम कर रही जो निजी विदेशी प्रमाणन एजेंसियां उनके लिए एक विकल्प प्रदान करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, ठीक है, दावकी भूमि बंदर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा दावकी भूमि बंदर का। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री दोस्तों नित्यानंद राय, इन्होंने 4 मई 2023 को मेघालय की जो पश्चिमी जयंतिया हिल जिला है वहां पे, ठीक है, जो स्थित है दावकी भूमि बंदरगाह, उसका उद्घाटन किया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दावकी भूमि बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? तो मेघालय के जो पश्चिमी, ठीक है, पश्चिम जयंतिया हिल जिला है वहां पे स्थित है। और ये जो भूमि है, ये जो दावकी भूमि बंदरगाह है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एक महत्वपूर्ण व्यापार और परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
एक मंदिर है जिसको ग्रीन एप्पल, अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है, इसका नाम है यादागिरी गुट्टा मंदिर। ठीक है, तो ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यादागिरी गुट्टा मंदिर। और ये उत्कृष्ट धार्मिक संरचना के लिए, ठीक है, इसके जो उत्कृष्ट धार्मिक संरचना है उसके लिए तेलंगाना के, ठीक है, नलगोंडा जिले में स्थित है ये यादागिरी पहाड़ी पर। ठीक है, यादागिरी गुट्टा मंदिर। इस मंदिर को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। और ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो यह मंदिर भगवान विष्णु के जो अवतार है नरसिम्हा स्वामी, उनको यह मंदिर समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, लम्हेरा गांव में देश का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो देश का पहला जियो पार्क कहां पे दोस्तों? लम्हेरा गांव, ठीक है, मध्य प्रदेश के, ठीक है, जबलपुर जिले में। किस नदी के तट पे? नर्मदा नदी के तट पे। चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय, ठीक है, बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में मलकित सिंह ने, जिसे हराकर छठी जो है रेड, यहाँ पे राष्ट्रीय सिक्स रेड स्कूनर पुरुष चैंपियनशिप जीती। किसे हराकर? तो ई पांडुरंगिया को। राष्ट्रीय सिख रेड स्कूनर चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? अमी कमानी ने जीता। भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 किसने जीता दोस्तों? इटली ने जीता, कई बार बताया हमने। नेक्स्ट 10 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब जिस महिला की जोड़ी ने जीता, किसने जीता? अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टा ने। जिस प्रख्यात लेखिका को उनके स्मरण यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई, किसको दोस्तों? पुष्पा, ठीक है, भारती को। कौन सा व्यास सम्मान होगा? ये 33वां व्यास सम्मान होगा। दिसंबर 2023 को पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, क्या नाम है? डोनाल्ड टस्क है। ठीक है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने दिसंबर 2023 को जिस राज्य के सड़कों की कनेक्टिविटी और उसे लचीलापन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपए के डॉलर के ऋण हस्ताक्षर किए, कहां पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। सब हम लोगों ने बात किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल साइंसेज द्वारा जिस अभियान की शुरुआत की है, किस अभियान? राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान। बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी किया। इस लिस्ट में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 4। एक तो आपकी देखिए फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। अन्य कौन? 3 महिलाएं हैं, उनका नाम आप बताइए। मैंने आपको ये अच्छे से बताया है अवार्ड वाले में। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं दल ने कुल कितना पदक जीता दोस्तों? 17 पदक जीता। 23 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया? आर्मेनिया के येरेवन में किया गया। CCI स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से जिसे सम्मानित किया गया, किसे किया गया? तो सौरभ गांगुली को स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। यूनिसेफ के जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में जिस पहल की शुरुआत की, ग्रीन राइजिंग पहल, ये जो युवा है उनको पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यूनिसेफ के जनरेशन अनलिमिटेड ने किया है, किसके सहयोग से? भारत के जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से। दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की गई, कहां पे दोस्तों? बिहार के पटना में। ठीक है, अभी हम लोगों ने पश्चिमी क्षेत्रीय बैठक के भी बारे में बात किया था, तो बिहार के पटना में जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2023 है दोस्तों, ठीक है, जिस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया है वो कौन सा? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, दिसंबर 2023 को भारत ने जिस देश के साथ COP28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है, के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी की, किस देश के साथ? स्वीडन के साथ। यहाँ पे अगला है दोस्तों कि 11 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ने 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किया, कहां किया दोस्तों? नई दिल्ली में किया। वायुसेना
मुख्यालय नई दिल्ली ने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार संभाला किससे? एयर मार्शल मकरंद रनाडे ने। जिस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया, किसे किया गया? नितिन साहनी को किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसरो के जिस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया, किसे? VR ललितांबिका को। ठीक है। नेक्स्ट है, अब्दुल फतह अल सीसी जिस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए, किस देश के दोस्तों? मिस्र के। भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को इनो योद्धा 2031 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन किया। कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में बनाए गए 4 सर्वेक्षण पोत बृहद में से प्रथम जिस पोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, क्या नाम है दोस्तों? साध्यांक यार्ड 3025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार करिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहा? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के जिस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, किसका? शंकरराव पुजारी नूतन नगरीय सहकारी बैंक लिमिटेड का। जिस भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है, क्या नाम है दोस्तों? ये नाम है, ठीक है, देवेन पारेख नाम है। ठीक है। और आज का हमारा लास्ट है दोस्तों पॉइंट, भारत के राम कुमार रामनाथन ने दिसंबर 2023 को पुरुष एकल में जिसे हराकर, ठीक है, कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा ITF खिताब जीता। किसे हराकर? ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को हराकर। तो दोस्तों ये था स्कीम से रिलेटेड आज का हमारा पहला पार्ट। हम बात करेंगे फिर से स्कीम से रिलेटेड अन्य भाग में। इस तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाएगी स्कीम। और क्यों, चूंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है पुराने स्कीम भी पूछी जाती है। मैं पूरे पुराने स्कीम को भी शामिल करूंगी। इससे जो है आपका जितनी भी योजना है वो कवर हो जाएंगी। बस सेशन से जुड़े रहिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। PDF आपको जो है डिकोड एग्जाम के, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।